everyone, today I will explain your next chapter life process है ना। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ है ना। सबसे पहले तो अपन चैप्टर की हेडिंग पे जाते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है ना। लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब जैसे आपके बर्थ से लेकर आपके डेथ तक है ना, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बर्थ टू उसके डेथ तक की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस में क्या होगा कि यार किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे कि उस लाइफ को एक मेंटेन, एक रेगुलर रिदमिक साइकिल से चलने के लिए है ना, मतलब कि अपना एक अच्छा जिंदगी को जीने के लिए क्या क्या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट लगेगी, उन्हीं को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। तो क्या है कि ये जो लाइफ प्रोसेस है वो अपने लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है ना। इन लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या आते हैं तो वो नॉर्मली आप अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार ये चीजें मेरे लिए इसेंशियल है। कैसे? जैसे आपको खाना खाना बहुत ज्यादा इसेंशियल है ना। उसके बाद आपको ब्रीथिंग करना वो भी इसेंशियल है। एक्सक्रीशन करना है ना, जो आपने खाना खाया है उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना वो भी इसेंशियल है। फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर आपने खाना खाया है तो उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इसेंशियल है। तो इन सारी इसेंशियल प्रोसेस से मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है ना। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी सके है ना, वो उसके लिए इसेंशियल है, इसके लिए उसको वो चीज करना पड़ता है। अब देखते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। मतलब ऑन द अर्थ फॉर आवर सर्वाइवल दिस प्रोसेस आर मेनली importance for ourselves: nutrition, respiration, transportation, excretion और circulation। फर्स्ट वन देखते हैं अपन न्यूट्रिशन। अब यार न्यूट्रिशन व्हाट इज दिस है ना। न्यूट्रिशन मीन्स दैट आर इसेंशियल फॉर एनर्जी है ना। अब क्या है कि आप कोई ना कोई वर्क डन करोगे है ना, उसके लिए आपकी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? तो एनर्जी की। वो एनर्जी आपको कहां से ऑब्टेन होगी? तो न्यूट्रिशन से ऑब्टेन होगी है ना। तो ये क्या होता है कि न्यूट्रिशन अपन को खाना खाने से ही मिलता है ना। अब पेड़ पौधे को तो तुमने देखा नहीं होगा कि मस्त वो गैस टंकी लगा के चूल्हा लगा लिया और दाल बाटी बना रहे हैं। ऐसा कभी देखा है क्या उनको? कभी बनाते हुए देखा है ये पेड़ पौधे खाना बना रहे? तो ऐसा नहीं होता है उनके अंदर है ना। वो चीज अपने अंदर है। उनके अंदर क्या है फिर भाई, कोई ना कोई नेचर ने उनको सिस्टम दिया होगा है ना, उसकी वजह से वो अपना खाना ऑब्टेन करते होंगे। फिर आता है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन अपन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को क्या है, अपने को हार्ट को बीट करवाना है और उसके लिए क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये रेस्पायरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है अपनी लाइफ में। क्यों रोल है? क्योंकि जो O2 आप एटमॉस्फेयर से इनटेक करोगे इनसाइड द बॉडी दैट आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल है ना। और क्या है कि एक इस रेस्पायरेशन का एक स्टेज बताऊंगा मैं आपको आगे जब अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक उस टाइम। फिर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब यार ट्रांसपोर्टेशन का क्या है कि आपने न्यूट्रिशन लिया है ना, खाना पेट में गया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है ना। तो अब यार अगर देखा जाए तो खाना अपने माउथ के थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू एग्जीट आउट कर दिया जाता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपने जो खाना खाया है वो बस खाली इन्हीं पार्ट्स के पास था, बाकी के पास एनर्जी कहां से जाएगी? तो क्या होता है कि इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है ना। ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड वेसल्स वो होती है जिनके अंदर अपना जो ब्लड है, अपना जो खून है वो क्या करता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। उसके अंदर क्या होता है कि आपने जो फूड खाया है उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके थ्रू ऑल ओवर बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किसके थ्रू?
तो ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर जो सिस्टम वर्क करता है वो होता है अपना सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। अपना जो हार्ट रहता है उसका काम यही है कि वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को बार बार रेगुलेट करता रहता है ना, जिसकी वजह से अपन एक अच्छा फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके, है ना, इन आवर लाइफ, है ना, वही चीज है। अब आता है एक्सक्रीशन। आपने जो फूड इनटेक किया है उसको क्या कर दिया जाता है कि एक टाइम बाद उसके अंदर से सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको अपन एक्सक्रीशन के थ्रू अपनी बॉडी से एग्जिट आउट कर देते हैं, है ना, वो भी सिस्टम है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस है जो अपने लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। आप सोचोगे कि यार इसमें से एक भी चीज मिसिंग हुई, मतलब सोच लो कि लोग तुम्हारे घर 12 दिन बैठने आएंगे, है ना। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो क्या है कि जिससे मान लो आप खाना नहीं खाओगे तो एक टाइम बाद बॉडी को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, तो फिर अपने डेथ होने के चांस ज्यादा है। मान लो रेस्पायरेशन, भाई रेस्पायरेशन आप 2 मिनट अपनी सांस रोको, फिर पता चल जाएगा क्या होता है ना, अच्छे से पता चलेगा, तो ऐसा मत करना, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, अब यार देखो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है ना वो लिंक्ड है एक दूसरों से, है ना। ये रेस्पायरेशन लिंक्ड है इस ट्रांसपोर्टेशन से, सर्कुलेशन से, न्यूट्रिशन से, सारी चीजें वन बाय वन अपन देखेंगे। यहाँ पे अपन फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप? 2 टाइप्स का होता है। अब यार न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ फूड इनटेक, क्या तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फूड को ऑब्टेन कर सकते हो। क्या बोला? एक सेकेंड, हाँ, मोड ऑफ फूड इनटेक। ओके, आया समझ में कि यार अपन फूड को कैसे ऑब्टेन करेंगे। 2 टाइप से, एक होता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक। ऑटो मतलब जो खुद, है ना, जो स्वयं अपना खाना बनाते हो। ट्रोपिक मतलब फूड ना। ऑटोट्रोपिक जो खुद करते हो, और हेटेरोट्रोपिक जो किसी और पे, किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हो। क्यों भाई? अपना खाना खाने के लिए, है ना। जैसे अपन अभी किस पे डिपेंडेंट है? अपने मम्मी पे। पापा तो खाना बनाते ही नहीं, मम्मी बनाती है ना, तो अपन भी हेटेरोट्रोपिक है और मम्मी भी हेटेरोट्रोपिक है। क्यों? क्योंकि यार मम्मी को जो खाना बनाने की चीजें वो कहां से मिल रही है? तो इन ऑटोट्रोप से, प्लांट से मिल रही है ना। तो अपन कैसे हैं? हेटेरोट्रोपिक, है ना, क्योंकि अपन किसके ऊपर डिपेंड है? तो ऑटोट्रोप्स के ऊपर अपन डिपेंड है। अब देखते कि यार ये ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं? सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हो, सेल्फ, खुद। बट क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक क्या करते हैं? ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हो। किसके लिए? तो अपने फूड के लिए। डिपेंड अप ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड, है ना। हो रहा है ना क्लियर क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो सो मत पढ़ो इधर से। अब आता है कि इसके अंदर जो ऑटोट्रोपिक के अंदर मेनली आते हैं ग्रीन प्लांट्स ना। तो ग्रीन प्लांट्स तो आपने देखे ही होंगे, किस कलर के होते हैं? तो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। अरे ग्रीन प्लांट बोला है तो ग्रीन कलर ही रहेगा ना, पिंक कलर थोड़ी दिखेगा। हाँ, अब देखते कि क्या होता है कि अब ये ऑटोट्रोफिक है, अपना सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग है, तो क्या प्रोसेस हो रही होगी जिसकी वजह से ये फूड अपना बना पा रहे होंगे, फॉर्म्ड कर पा रहे होंगे। तो क्या चीजें रहती कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, है ना, जिसकी प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है ना। आता है फोटोसिंथेसिस, मतलब ग्रीन प्लांट जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब यार ये देखते हैं, फोटो प्लस सिंथेसिस, 2 वर्ड से, एक है फोटो और दूसरा वाला क्या है? सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, है ना, सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है उसको बनाना। तो किसकी हेल्प से बनाना? तो सनलाइट की हेल्प से बनाना। कौन बना रहा है? तो क्लोरोफिल बना रहा है। अब देखते कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट, क्या बोल रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट
इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो कंसेप्ट होते हैं, है ना। दो केमिस्ट्री के अंदर दो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक हो गए ऑर्गेनिक और एक हो गए इनऑर्गेनिक्स, है ना। तो ये अपने लेवल का नहीं है इतना, बट केमिस्ट्री में तुम जनरल आइडिया लोगे इसके बारे में कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, क्या क्या है इनऑर्गेनिक्स, भाई कोई बड़ा एसिड वेसिड के नाम नहीं है। आपका H2O और एक CO2 है। H2O मतलब वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, है ना। क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक फूड like CO2 and H2O are converted into complex organic food। complex organic food क्या था, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्या है, C6H12O6। अब कंपेयर करो यार H2O और CO2, एक सिंपल फॉर्म है C6H12O6, भाई बोलने में भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अपन ने सिंपल से किसमें कन्वर्ट कर लिया, कॉम्प्लेक्स में। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, तो मैंने अभी बोला है कि भाई ये फोटोसिंथेसिस है, तो किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, CO2 प्लस H2O किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, C6H12O6। इसी के साथ एक चीज और अपन को दे देता है, ये दे देता है अपन को ऑक्सीजन। अरे अपन कहां से ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन को, प्लांट से ही करते हैं ना। तो इन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, जिससे अपन ये ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और अपनी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हो जाती है। यही हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फ्रूट। एग्जाम्पल क्या आएगा, ह्यूमन बीइंग। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि यार ये फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होता है ना, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस था उसके अंदर 3 स्टेप्स थे ना। तो फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप्स। नंबर वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स थी, है ना। फर्स्ट वन क्या थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अब सन से जो लाइट आ रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपका क्लोरोफिल। जैसे ये रेड कलर का प्लांट है, रेड नहीं है, इसको सपोज कर लो किस कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। तो यहां से चंदा मामा होता है ना, तो ऐसे यहाँ पे सूरज मामा है ना। ये सन और ये लाइट आ रही है, क्लोरोफिल ने क्या कर लिया, पहली स्टेप में उसको एब्जॉर्ब करके रख लिया, है ना। एब्जॉर्ब हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेगी यार, सनलाइट को क्यों एब्जॉर्ब किया भाई उसने, और कुछ काम नहीं था क्या उसके पास, फोकट बैठी हुई है जो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा नहीं है, वो खाना बनाने के लिए किया, है ना, फूड को प्रिपेयर करने के लिए किया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्या करेगा, जो लाइट सनलाइट थी उसको एब्जॉर्ब किया, उसको काय में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, केमिकल के फॉर्म में, है ना, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस क्या वर्ड आया है, हाइड्रोलिसिस। अब यार ये हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या होता है, स्प्लिटिंग। हाइड्रोजन वाटर का क्या होना, स्प्लिट होना, किन 2 पार्ट्स में, मतलब जिन जिन से वो बना होगा उन 2 पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। देखो यहां पे देखो कैसे वाटर स्प्लिट हुआ है। ये H2O था आपका, सनलाइट की प्रेजेंस में कहीं में गया H2 प्लस O2 में, है ना। इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। पहली स्टेप क्या थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H2O प्लस और H2 प्लस O2, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यार हाफ ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, अरे नहीं करता है, ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड बन जाते जब से ये एक और एक 2 ऑक्सीजन मिल जाते, इसके लिए इसको बोलते हैं O2, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो स्टेप आती है वो आता है रिडक्शन ऑफ CO2।
अब भाई यार आप बोलोगे सर थोड़ी थोड़ी देर में क्यों चेंज हो रहे हो, हम बच्चे हैं, है ना, हमको इतना सारा याद नहीं रह सकता है। बट तुम भी क्या हो, इंसान, और मैं भी क्या हूं, इंसान, है ना। तो अपन सब क्या बोल सकते हैं, एक ही कैटेगरी के, सब मेमल से, है ना, एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2। अब दो प्रोसेस होती है, एक होता है रिडक्शन और दूसरा वाला होता है ऑक्सीडेशन, है ना। मैं वो भी बता देता हूं कि यार क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन अपन देखते हैं, आपकी जो यहाँ पे थर्ड वाली प्रोसेस में दिया है, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और दूसरा वाला है ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीजन आ रहा है, जब क्या हो, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन आके जुड़ता हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन आके जुड़ रहा हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन O2 ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। अब यार रिडक्शन क्या होता होगा, तो रिडक्शन का मतलब होता है H2, हाइड्रोजन का आके जुड़ना। देखो CO2 H2O, तो क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ CO2। क्या हाइड्रोजन आके जुड़ा, H2O आके जुड़ा, अरे H2 ये हाइड्रोजन ही है, एलिमेंट से, ये आके किससे जुड़ा, CO2 से, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। अब एक और चीज होती है, ये दोनों तो क्या होते हैं, ऐड हो रहे हैं ना, ये भी ऐड हो रहा है। बट क्या होता है कि किसी बाहर भी निकलने वाली प्रोसेस को बोला जाता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकले। जब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन कहां जाए, बाहर। इन दोनों प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। खिचड़ी पका दी बोल रहे होगे सर कि सर ये क्या, एक चीज थी तो समझ में आ रहा था, अब ये दो दो बताने की क्या जरूरत थी। तो ठीक है, अब दो दो नहीं, एक ही चीज याद रखो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, H2O का क्या होना, ऐड, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड। ठीक है, जब हाइड्रोजन आके जुड़ता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आगे समझ में। तो लास्ट वाली स्टेप देखो, रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 प्लस H2 से मिलके क्या बना, C6H12O6। ये आपका एक केमिकल फॉर्म है जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। अब यहां पे देखो यार, ये जो मैंने प्लांट बनाया है, यहां पे कुछ ऐसा है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि बारिश होगी और सीधे प्लांट्स की लीव्स पे लगेगी और वहीं से पानी अंदर घुस के उसकी जड़ तक चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। प्लांट जो है अपना वाटर कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट लगती है। मतलब अर्थ के अंदर जो पानी होता है, इनसाइड द अर्थ, विच कैन एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड रूट्स हेयर। यहां से ये वाटर है, रूट्स हेयर और रूट्स की हेल्प से इंटर करता है। और अपन ने बोला था, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो CO2 को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और O2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और जो O2 वो रिमूव करते हैं उसी को अपन क्या करते हैं, इनटेक। तो भाई CO2 कहां से मिल रहा होगा प्लांट को, तो हमसे मिल रहा होगा, है ना। आगे समझ में कि क्या बोल रहा हूं। अब एक बार मुझे बता दो, फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप, पहली वाली कौन सी थी भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। और लास्ट वन, रिडक्शन ऑफ CO2। ओके, उसके बाद क्या बन गया था आपका, ग्लूकोज। अब अपन देखेंगे आपका हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई इसमें एग्जाम्पल कौन आ रहा है, तो हम आ रहे हैं ना, हम इंसान है ना, तो ह्यूमन का मतलब इंसान, है ना। तो अपने अंदर पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब बात कर रहे हैं अपन एनिमल्स की, है ना, जानवरों की, है ना। जानवर बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा क्या है, हिंदी, है ना, इसके लिए बोलना पड़ता है। तो अब क्या बोला कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखो कितना अच्छा है भाई। आप बोलोगे सर ये क्या क्या बना दिए, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े अर्थोपोडा में आते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपन क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। अब देखो यार कितना प्यारा सा मुंह बनाया है ना। फिर यहाँ पे ईसोफेगस है, फिर भाई इसका स्टमक है इतना छोटू सा, पर ये 15-20 रोटियां खाता है। फिर इसका लीवर, फिर इसका पेनक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज। और फिर ये जब बड़ा सांप है ऐसे 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 करके, फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये जो मोटी मोटी सी जो दिख रही है ना, ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग 3 पार्ट है। क्या हो गई, लार्ज। अरे भाई डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो कि बोल रहे हो सर क्या उड़ा रहे हो, ये खाली अभी जनरल आइडिया, है ना। पेनक्रियाज है, फिर आपका एनस है। एक और ब्यूटीफुल चीज होती है अपेंडिक्स, जो कि पहले काम आती थी बट अब इसका कोई यूज नहीं है ना। अब अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स जो खाते हो, जिसे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन, ऐसा जिससे कि आपको मम्मी ने खाना रखा प्लेट के अंदर, रोटी रखी 2 रोटी मस्त बटर लगा के, और सब्जी जो आपकी फेवरेट हो वो होगी, है ना। सपोज कर लो अभी मालूम पड़ा मुंह में सलाइवा आ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर खाने पीने की बात मत किया करो, है ना। तो करना पड़ता है। अब बात अपन डाइजेशन की कर रहे हैं तो खाना पीना ही चलेगा इसमें अब, है ना। खाना और पीना दोनों, पीने का मतलब वाटर या जो भी जूस वगैरह हो, है ना, वो चीज। अब मैं कहा था, हाँ मैं था आपके खाने पे, आपकी प्लेट लगी है मस्त, उसके अंदर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू वड्डू सब रखे, पूरी रोटी रखी है। एक रोटी आपने उठाई, ऐसे 2 फोल्ड किए और पूरी खा गए। ऐसा करोगे? अरे इंसान ही हो ना, जानवर तो नहीं हो, एक एक बाइट करके ही खाएंगे ना। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि आपका मुंह इतना बड़ा तो है ही नहीं कि एक ही बार में पूरा खत्म, है ना। ऐसा तो है नहीं, छोटा इतना सा ही मुंह है, मेरा भी है, आपका भी है, आपका और छोटा होगा, है ना। तो इतना से मुंह में एक बाइट लिया अपन ने, उसको अपन प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं ना, मेस्टी। तो उसको क्या करा, पहले आपने अच्छे छोटे छोटे पीस में छोटा कर लिया, उसके बाद फिर क्या करोगे आप, उसको निगलोगे, है ना, यहाँ से थ्रू ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। पर भाई अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन पूरी रोटी भी तो खा सकते थे, क्यों एक एक निवाला करके खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? अरे इसके लिए खा रहे हैं कि ताकि वो जो आपका फूड है उसको अपन सिंप्लीफिकेशन कर सके, सिंप्लीफाई कर सके, कि वो क्या कर सके, इजीली अपना एब्जॉर्प्शन हो सके अपनी बॉडी में, उसका अपन ने जो खाया है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पीस के अंदर डिवाइड्स कर रहे हैं। अब भाई क्यों किया ऐसा? अब एग्जाम्पल ये है कि ये भाई आपकी रोटी है, ऐसी है गोल गोल, है ना, मम्मी ने बनाई है इसके लिए ऐसी है गोल। अगर हम बनाते तो फिर इसका कोई नक्शा ही नहीं रहता, है ना। तो वही चीज है। अब ये रोटी क्या है, आपने ऐसे करा, ये एक बाइट लिया ये वाला, है ना। अब मैं बोलूं कि इसका सरफेस एरिया इतना सा है ना, कितना है, इतना सा, बट एक बाइट का देखो इतना, फिर नेक्स्ट बाइट का देखो, भाई सरफेस एरिया बढ़ गया, बढ़ा ना। अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये देखो इस रोटी का पूरा है और इन दोनों का ही, अब यार इन दोनों का ज्यादा है या पूरी रोटी का ज्यादा है? इन दोनों का ही ज्यादा है ना, है ना। तो क्यों किया अपन ने ऐसा? अब ये सरफे, आप बोलोगे यार ये सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो क्या? अरे बायो ही है भाई, सरफेस एरिया बढ़ गया तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। अरे आपने जो खाना खाया है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, उनको अपन को ऑब्टेन करना है, ब्लड के अंदर ले जाना है, उनको सिंप्लीफाई करना है ना। तो यार उनको सिंप्लीफिकेशन करने का काम तो एंजाइम वगैरह का है, बट भाई वो मिलने भी तो चाहिए, वो उन एंजाइम के टच में भी तो आने चाहिए, तभी तो एंजाइम अपना काम करेगा, है ना। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो रहते हैं ना, मोटे रहते हैं,
या पतले रहते हैं, है ना, 50% मोटे। अब यार उनका रीजन इस डाइट पे डिपेंड करता है कि भाई तुम खाना को किस तरीके से खाते हो, है ना। अब क्या होता है कि जैसे एक तरीका वो रहता है, मैं बोलता हूँ पतले जो है, जिनकी ज्यादा क्या बोल सकते हो, बॉडी डेवलप्ड नहीं हुई हो, है ना, वो चीज। अब उनके साथ क्या होता होगा कि वो क्या करते होंगे, खाना खाते बहुत ज्यादा होंगे, जितना मोटा इंसान खाता हो उससे कहीं ज्यादा वो खाते होंगे, बहुत ज्यादा, है ना। बट क्या होता है कि उनका जो खाना है ना वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जितने उन्होंने न्यूट्रिशन खाए हैं उन सभी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कितने का होता है, बहुत कम का। कैसे होता है भाई, यहां से मुंह से खाना इंटर किया, अब वो क्या प्रोसेस है कि वो डायरेक्ट खाना खाने बैठ जाते होंगे, है ना। देखो अब यार नॉर्मली का आप होटल वगैरह में गए तो वहां पे अपन एक स्टार्टर ऑर्डर करते हैं, है ना, स्टार्टर। तो स्टार्टर में क्या हो सकता है, या तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकते हैं, पापड़ सलाद वगैरह हो सकती है। उनसे क्या होता है कि अपने दिमाग को एक सिग्नल पहुंच जाता है कि भाई हम खाना खाने वाले हैं, है ना। जिस तो खाना देख के तो सिग्नल पहुंच ही जाता है, मुंह में पानी आ जाता है ना, मुंह में सलाइवा आ जाता है। तो सिग्नल गया किसके पास, ब्रेन के पास, कि भाई अब खाना सामने है, हम खाने वाले हैं। तो फटाफट क्या करो, पेट के अंदर एसिडों का सिक्रीशन चालू कर दो, क्योंकि जो खाना आने वाला है, जो हम खाने वाले हैं, उसका क्या करना है, डाइजेशन करना है। अब ऐसे पर्सन जो डायरेक्टली खाना स्टार्ट कर देते हैं, भाई उसके दिमाग के पास सिग्नल तो गया ही नहीं कि खाना आने वाला है। उस टाइम क्या रहता है कि जैसे मान लो सिग्नल पहुंच गया कि दिमाग के पास खाना आने वाला है, तो ये पूरा पेट मस्त लबालब कहीं से भरा हुआ रहता है, ये इतने सारे एसिड से। कौन कौन से, HCl, पेप्सिन, है ना, इन दोनों से मस्त भरा हुआ रहता है। जैसे आपका खाने का एक निवाला आता है और वो इसमें ऐसे डुबकी मारता है ना, मर्ज्ड हो जाता है, कैसे, ऐसे, है ना। अब जितना जितना पार्ट इसका इस HCl और पेप्सिन से अटैच्ड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, उतना उतना एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एक कंडीशन वो है कि जब आपके ब्रेन को पता ही नहीं चला है कि भाई खाना आया है, तो क्या ये एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। कब बनेगा ये, मान लो ये आपने पूरा खाना पेट भर के खा लिया है, मतलब 10 रोटी खा ली, उसके बाद आपको पता चला आपकी ब्रेन को कि यार भाई खाना खा रहे हो, तब जाके ये क्या करेगा, अपना सिक्रीशन स्टार्ट करेगा। तो अब सिक्रीशन कहां कहां पे जा रहा है, बस इसकी आउटर सरफेस पे। क्या ये अंदर वाला खाना एब्जॉर्ब हुआ, नहीं हुआ, तो मतलब आपने खाया नहीं खाया सब बराबर हो गया। तो ये प्रॉब्लम आती है किसके साथ, जो ऐसे कीड़े मकोड़े है ना, उनके लिए। तो भैया अगर हेल्थ बढ़ानी है तो इस चीज का यूज करो कि खाने से पहले कोई स्टार्टर ले लो या फिर फूड वगैरह लो, जिससे दिमाग के पास सिग्नल पहुंच जाए कि हम खाना खाने वाले हैं। तो मस्त वो अपना HCl या फिर पेप्सिन सिक्रेट करके बैठेगा, है ना, जिसकी वजह से खाना का अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा और आपको अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे और आपकी बिल्डअप हो जाएगी पूरी बॉडी। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट मैंने इतनी चीजें तो बता दी सब। अब मैंने बोला कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यार न्यूट्रिशन का सिंप्लीफिकेशन कैसे, अब देखो अपन ने पहले पढ़ा था, इससे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि अपन सिंपल को क्या बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स। अब यार उस कॉम्प्लेक्स वालों को और सिंपल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट है ना। अब कार्बोहाइड्रेट किन से मिलके बना होगा, तो ग्लूकोज से। अगर मैं बोलूं कि सिंपलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट की क्या है, तो क्या है, ग्लूकोज है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन। बहुत सारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाएंगे, फैट को। अगर मैं बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो ग्लूकोज। मैं बोलूं प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो अमीनो एसिड। मैं बोलूं फैटी एसिड का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो क्या होगा, फैटी एसिड प्लस फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, है ना। तो यही सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब भाई आपका ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स जो आप फूड इनटेक करते हो, उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में ये तीनों चीजें पाई जाती है ना।
तो अगर ये पाई जाती तो अपन एब्जॉर्प्शन भी इनका ही करेंगे ना। हाँ, तो इनका एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं उनको। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लास्ट जो मोल जिससे वो बने हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसका ही एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में किसका किया जाता है, तो ग्लूकोज का। प्रोटीन में किसका किया जाता है, तो अमीनो एसिड का। फैट में किसका किया जाता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। ठीक है, आया समझ में इतना। अब इसके अंदर इसको जो बढ़ा जाता है माउथ से लेकर एनस वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आपकी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ये कैनाल सिस्टम जैसा है पूरा, एक नली, है ना। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब अपन इसका क्या करेंगे, एक एक करके पार्ट्स देखेंगे। अब अपन देखते हैं इस भाई का माउथ, है ना, ये भाई या बहन जो भी है दोनों। अब ये देखो माउथ है, माउथ है ना, ये। अब क्या है, दो चीजें रहेगी। एक आता है बक्कल कैविटी, भाई आपके ब्यूटीफुल टीथ, है ना, कोई सा भी कलर हो, है ना, व्हाइट, येलो, है ना। तो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के अंदर होते हैं टीथ। तो अपन टीथ का क्या काम है भाई, तो मेस्टिकेशन का, है ना, चबाने का, है ना। तो कौन, जैसे मेसेटर मसल्स होती है, ये जो आपकी गाल वाली मसल है ना, इनको बोला जाता है मेसेटर मसल। और जो प्रोसेस होती है ना टीथ को मतलब खाने को चबाने की, टीथ को चबाने की नहीं, है ना। तो आपकी जो टीथ की वेराइटीज होती है वो तीन होते हैं, चार टाइप के होते हैं, सॉरी, चार टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से, आगे से जो दो है ना ऐसे ऐसे, उनको क्या बोलते हैं, उनको इंसीजर, है ना। उनका क्या काम है, क्या काम है, तोड़ने का, है ना। फिर जो साइड में से दो ऐसे गोरिल्ला जैसे, है ना, वो देखा मूवी वगैरह, क्या बोलते हैं हॉरर मूवीज में डायन के होते हैं ना, हाँ वो वाले साइड से, उनका क्या काम है, तोड़ने का ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद आता है आपकी प्रीमोलर, है ना, बीच वाले। प्रीमोलर का क्या काम, फाड़ने का, जैसे अभी थम्स अप खोलते हो ना उससे, तो वो प्रीमोलर से, आगे वाले से मत खोलना वरना दांत हाथ में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद जो सबसे अंदर साइड, है ना, जो होते हैं उनको बोलते हैं मोलर। कितनी वैरायटी, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। चार टाइप के आपके होते हैं टीथ। सिलेबस में नहीं दिया है बट एज अ जनरल नॉलेज, है ना। फिर आता है स्लाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर बहुत सारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है, तीन टाइप की होती है स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। उनका क्या काम होता है कि वो स्लाइवा को सिक्रीट करती है, स्लाइवा, है ना। मुंह के अंदर जैसे आपने खाना देखा और खाना देखते ही बोलते हैं ना कि यार मेरे तो मुंह में पानी आ गया, है ना। जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि मैंने कल क्या गुलाब जामुन खाए थे, दाल बाटी खाई थी, लड्डू खाए थे, है ना, और पानी बतासे भी खाए थे, और क्या खाया था, भुट्टे खाए थे। तो अब मैंने ये बोला और आप बोलो, आपके मुंह में मतलब, है ना, आ गया होगा। हाँ, वो जो चीज हुई अभी, जैसे मैंने बोला और आपको मुंह के अंदर स्लाइवेशन स्टार्ट हुआ, वो किन की वजह से होता है, तो इन ग्लैंड्स की वजह से होता है। अब यार ऐसे तो है ही नहीं कि कोई भी चीज भगवान ने फालतू के अपने दिमाग, फालतू की अपनी बॉडी में रख रखी होगी, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का एक अपना इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके लिए ही वो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इस स्लाइवा का क्या काम है, इस स्लाइवा का क्या काम है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कार्बन, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर देगा काई के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। मतलब आपका जो खाना है ना, उसका जो सिंप्लीफिकेशन है, उसका जो डाइजेशन है, वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से, है ना। अब ये जो कार्बन था वो काय में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज के अंदर। आगे समझ में, मतलब कहां पे किसका डाइजेशन करवाया स्लाइवरी ग्लैंड ने, तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज। आगे समझ में इतना, है ना। माउथ के अंदर क्या क्या था, बक्कल कैविटी और स्लाइवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी टीथ कितने टाइप्स के, चार। कौन कौन से, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, स्लाइवा को सिक्रीट करेगी। किसका डाइजेशन करवाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का। क्या मिलेगा अपन को, तो ग्लूकोज आया। एक चीज और, यहां पे लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा,
लाइजोजाइम है ना, ZYIM है ना। लाइजोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, उसका क्या काम है, वो होता है बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है ना, फेगोसाइटोसिस। मतलब कि हो सकता है आपके खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी फूड के थ्रू आपके माउथ के अंदर आ गए हो, तो ये लाइजोजाइम काम करेगा, उसको मार डालेगा, निपटा देगा है ना, क्या कर जाएगा, उसको खत्म कर देगा, उसकी डेथ करवा देगा। इसके लिए ये लाइसोसोम भी जो रहता है वो सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है ना। आगे समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप। अब यार आप देखो और एब्जॉर्ब करो कि क्या चीज है ये, है ना। ईसोफेगस, फूड पाइप। फूड इज passed ahead by the peristalsis है ना। अब क्या है, आपने खाना खाया तो यार उस माउथ से लेकर उसको स्टमक तक ले जाना है। अब यार नली है तो कहीं ना कहीं बीच में जाम भी तो लग सकता है। अरे मान लो खाना अटक गया तो क्या वो नीचे कैसे जा रहा है, तो क्या होता है कि आपकी जो ईसोफेगस है ना उसके अंदर ऐसे 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 धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलती हो, यूं उसी प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस। उस जो मूवमेंट जो हो रहे हैं ना उसके अंदर, जैसे ऐसे मूवमेंट होते हैं, ऐसे ये बार बार ऐसे पिचकती है, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से खाना क्या जाता है नीचे, है ना। कहां पे पहुंचता है, आपके स्टमक वाले पोर्शन में। किसकी प्रोसेस से हो रहा है, तो पेरिस्टालिसिस। किसके अंदर हो रही है, तो ईसोफेगस या फिर आपकी फूड पाइप, जिसके थ्रू फूड क्या करेगा, इंटर हो जाएगा किसके अंदर, स्टमक के अंदर। फिर आता है आपका लास्ट वन पार्ट। अब आपका खाना जो था माउथ से बक्कल कैविटी ने उसको मस्त चबाया, उसके बाद ईसोफेगस ने उसको कहां पहुंचा दिया, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर भाई बहुत सारी चीजें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है, देखते हैं अपन। ऐसे ऐसे करके ग्लैंड्स होती है ना। ये स्टमक के अंदर वाली सरफेस पे कुछ ऐसी ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड, इन्हीं ग्लैंडों को बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो जूस भी कौन सा वाला सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी ना। अरे गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो सिक्रीशन कौन सा वाला होगा, गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक जूस। भाई जूस बोल रहा है तो जूस के अंदर क्या क्या रहेगा, तो जूस के अंदर रहेगा HCl, पेप्सिन और म्यूकस, है ना। क्या क्या रहेगा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, MUCUS, है ना। क्या क्या था, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब भाई आप बोलोगे सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आप बोलोगे सर ये तो अपनी स्टमक को डैमेज कर देगा, एसिड है ना, तो ऑब्वियसली करेगा। बट आप फिर एक और चीज होती है पेप्सिन। तो भाई पेप्सिन क्यों है, तो ये पेप्सिन एक एंजाइम है। मैंने बोला था कि फूड जो है उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अपन को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट लगती है। तो यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है, ये बोलता है कि मैं प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता हूं अमीनो एसिड में, ए अमीनो एसिड, ये वाला अमीनो एसिड, ठीक है। क्या करता है, कौन करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है किसके अंदर, अमीनो एसिड में। कहां पे करता है, स्टमक के अंदर। कौन सीक्रेट करता है इसको, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। एक काम पता चल गया। अब दूसरा भाई ये कैसा होता है, एसिडिक। अब पेप्सिन बोलता है कि मैं तब ही काम करूंगा जब क्या हो, स्टमक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा हो, एसिडिक हो। क्या बोलता है पेप्सिन, कि मैं जब भी प्रोटीन का डाइजेशन करूंगा जब मेरे को स्टमक का कॉन्सेंट्रेशन कैसा मिले, एसिडिक मिले, है ना। तो एसिडिक मिले, इसके लिए क्या होता है, ये HCl सिक्रीट होता है। तो HCl क्या प्रोवाइड करता है उसको, एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर।
अब बोलोगे सर यार ये म्यूकस का क्या काम है, तो भाई ये म्यूकस क्या करती है, एक लेयर होती है ना, म्यूकस एक लेयर होती है ऐसी, ऐसे ऐसे, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है ना, ये म्यूकस की लेयर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये HCl इस स्टमक की सरफेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वरना अगर ऐसा होता तो एक बार आप खाना खाते और उसके बाद अगली बार खाना खा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि HCl मालूम पड़ा आपके पूरे स्टमक को डाइजेस्ट कर लेता, कर सकता था ना, क्योंकि एसिड है, इसकी वजह से। अब ये म्यूकस क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्शन। आगे समझ में, ये किसका प्रोटेक्शन कर रहा है, तो स्टमक का कर रहा है। ठीक, अपन ने अभी स्टमक और क्या, स्टमक के अंदर तीन चीजें देखी थी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, है ना। HCl क्या कर रहा था, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, किसके लिए, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा है, पी से पेप्सिन और पी से ही प्रोटीन, है ना। तो पेप्सिन किसका डाइजेशन करवा रहा था, तो प्रोटीन का। नेक्स्ट वन आता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ना, वो एक लिफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो कुछ लिफ जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये अब दिख रहा है। तो क्या होता है, पेनक्रियास एक लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या है, एक तरीके की क्या है, ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अभी क्या अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखोगे, उसमें आएगा कि पेनक्रियास जो है ना, वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप्स की ग्लैंड होती है। अब ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशन करती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पेनक्रियास दो एंजाइम सिक्रेट करती है, एक करती है ट्रिप्सिन और दूसरा वाला करती है लाइपेज। अब यार भाई नाम देखो, ट्रिप्सिन सीन और पेप्सिन, भाई इसकी और इसकी सरनेम एक है, सरनेम एक है ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो ये किसका डाइजेशन करता होगा, प्रोटीन का। तो भाई ये भी किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। आगे समझ में, तो पेप्सिन भी किसका डाइजेशन करवाएगा, प्रोटीन का, और ट्रिप्सिन भी क्या डाइजेशन करवाएगा, तो ट्रिप्सिन का। प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। अब आता है लाइपेज। तो लाइपेज डाइजेशन करवाता है किसका, फैट का। किसका करवाएगा, फैट का। क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये देखा है ना। फैट डाइजेशन होकर क्या बन रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, है ना। आ रहा है समझ में। अरे सब छोटी छोटी टर्म्स को लेके चल रहे हैं अपन, कोई भी मैंने स्पीड में नहीं बताया है। मैंने बताया था कि स्टमक में क्या क्या था, HCl और पेप्सिन। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन की दोनों सरनेम सेम है, सीन है दोनों। तो ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो ये भी क्या करेगा, प्रोटीन का। अब भाई लाइपेज को एक हेल्प करता है ऑर्गन, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। लीवर अपने पूरी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है ना। अब ये लीवर क्या करता है, दो काम करता है। ये बाइल सॉल्ट और बाइल जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है। अब यार ये बाइल जूस और बाइल पिगमेंट का क्या काम है, सॉरी बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या काम है, तो ये हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ फैट। कैसे, तो ये लाइपेज की हेल्प करते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे फैट जो है ना, वो एक ओबेसिटी वाला पर्सन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है ना, मतलब जो मोटा है उसके अंदर। तो ये वही वो होता है कि उसका एक प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद वो डिपॉजिट होता जाता है अपनी बॉडी में, है ना। तो उसके डाइजेशन को कौन हेल्प करता है, तो लीवर करता है ना। अब क्या होता है कि इस लीवर से एक जुड़ी हुई डिजीज भी बता दूं मैं आपको, जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि ये लीवर के अंदर एक दो और एक और चीज होती है, जो आप 11th में आओगे तो पढ़ोगे। वो होता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, जिसे देखा होगा जिसको जॉन्डिस हो जाता है उसके नेल्स जो है ना वो येलो कलर के हो जाते हैं। आई का जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। वो कंजक्टाइवा वाला जो पोर्शन है, कॉर्निया वाला पोर्शन, वो भी कैसा होता है, येलो कलर का, है ना। तो किस वजह से होता है कि जो आपका जो फैट है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से इस लीवर के अंदर से एक बाइल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं येलो कलर के, जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन, है ना। वो क्या होता है कि आपकी नेल्स में आपकी जो आईज है उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन है वहां पे आके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं।
जिससे एक साइन मिलता है अपन को, सिम्टम मिलता है कि हाँ भाई इसको जॉन्डिस हुआ है ना। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट वन अपना देखते स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन? अब ये क्या बोला है, साइड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब आपने जो खाना खाया है उसका कंप्लीटली 100% डाइजेशन कहां पे जाके खत्म हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे आगे जाने के बाद खाने के अंदर से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा के सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे सभी के सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो काम रहता है, एक चीज होती है उसको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं भाई? विलाय। विलाय क्या करती है? ये एब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अब ये होती कैसी है, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं कि ये ऐसी होती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे। अब आप बोलोगे कि यार सर इसके अंदर भी डिजाइन होने की क्या जरूरत थी, है ना? तो भाई मैंने बोला था कि अपनी बॉडी बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से बनी है। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, क्या एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया? अरे देखो अब आएगा समझ में तुमको। एक ही है, मान लो ये ऐसी होती तो यहाँ पे तो बस खाली इतना इतना ही एब्जॉर्ब होता, बट यहाँ पे देखो ऐसे 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 कितना ज्यादा एरिया है एब्जॉर्प्शन का। अरे आपने जो खाना खाया है उसका पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना। इसके लिए विलाय का क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन का। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, मैक्सिमम कर देती है सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है आप क्या कर सकते हो? एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है वो एब्जॉर्ब करती है खाली आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको, है ना, बाकी और कुछ काम नहीं है उसका। नेक्स्ट वन जो आता है लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब कि कभी बहुत टाइम पहले अपने अंदर इसका कोई फंक्शन हुआ करता होगा, है ना। बहुत टाइम पहले इस अपेंडिक्स का कोई ना कोई यूज होगा अपनी बॉडी में। अरे भाई तभी तो अपने अंदर है, वरना क्या काम है इसका। इसको वेस्टिजियल इसके लिए बोला है कि अब अपनी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो पहले क्या काम था? तो पहले के जो लोग थे, इंसान थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या करते थे? कच्चा फूड खाते थे। कच्चा फूड मतलब कच्चा मांस खा लेते थे, है ना, मीट और ग्रासेस, है ना, घास भी खाते थे वो, है ना। तो ये क्या करता था? अपेंडिक्स वहां से उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता था, है ना। उसका नॉर्मली सेल्यूलेज नाम रहता था, बाकी अपने सिलेबस में, आपके सिलेबस में इतना नहीं है। बट अपेंडिक्स का क्या काम था कि वो जो कच्चा फूड को डाइजेशन करवाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता था। कौन करता था? अपेंडिक्स, है ना, जिसकी वजह से उन्होंने जो फूड खाया है उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन होता था। बट आप बोलोगे सर हम खाए तो ऐसी जानवरों जैसी हरकत मत करना, है ना, अपन क्या है? इंसान है ना। तो आप सोचो, आप बोलो मुझे कि सर हम खाए तो क्या डाइजेशन होगा, ये काम करने लगेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। किसका? अपेंडिक्स का, है ना। आपने बोला था ना कि इसको यार अभी आपकी फैमिली वगैरह में किसी को हुआ होगा, हाँ इनको ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, छोटी सी बात थी। क्या हुआ होगा? अब मान लो कि ये वही जो थे, ये कहीं शादी पार्टी में गए, है ना, मस्त खाना बना था, इन्होंने सोचा कि भाई फ्री का है टूटो, है ना, तो मस्त जम के इन्होंने खाना खाया पूरा, ना इधर उधर वालों को नहीं देखना, फोकस ऑन ओनली फूड, है ना, मस्त तरीके से खाना खाया। अब यार ये खाना कहीं ना कहीं इधर से कहाँ तक? गले तक फुल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना गले तक खाना खा लिया उन्होंने, बोला भी नहीं जा रहा उनसे, है ना। अब ये फूड जो था वो यहाँ पे आके अटक गया। कहाँ पे? अपेंडिक्स वाले पोर्शन में।
अब भाई वो फूड अपेंडिक्स वाले पोर्शन में आके अटक गया, तो वो वहां पे क्या करेगा, कुछ टाइम बाद वहां पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने लग जाएगा, इन्फेक्शन होगा, इस इन्फेक्शन की वजह से ये अपेंडिक्स पेन करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई जिस बंदे को ये चीज हुई है, मतलब इस बंदे को हुई है, तो इसको बहुत भयानक पेन होगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है, सोनोग्राफी के थ्रू पता चलता है कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसको यहाँ से कट करके अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में तो इसका कोई काम है ही नहीं, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। आगे समझ में?